दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी का दूसरा विकेट गिर गया है। ईडी ने बुधवार को आप सांसद संजय सिंह के घर पर रेड के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड में भेज दिया है। संजय सिंह पर आरोपी दिनेश अरोड़ा की मदद करने और 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शराब घोटाले के आरोपियों में मनीष सिसोदिया के साथ उनका भी नाम है। कोर्ट में पेशी से पहले संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए संजय जी। क्या है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए संजय। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को बेकसूर बता रहे हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। मुसीबत की इस घड़ी में आपको इंडिया गठबंधन के दलों का भी साथ मिल गया है। वो इसे ईडी की सिलेक्टिव कार्रवाई बता रहे हैं। कांग्रेस ने ईडी के एक्शन को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? पिछले काफी लंबे समय से वो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ मोर्चा लगाए हुए थे। जानबूझ करके दिल्ली गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की गई। संजय सिंह सड़क पर लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, बस उनका आवाज बंद करना है और क्या है। इंडिया अलायंस को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन उससे हम कमजोर नहीं हो गए। ऐसा क्यों है कि जो लोग सरकार गलत करती है और उसके खिलाफ बोलते हैं, उन्हीं लोगों पर ईडी का कार्रवाई होती है और इस तरह के छापे पड़ते ही। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी आप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले के सरगना का नंबर भी जल्दी आएगा। ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ईडी के रडार पर आने वाले संजय सिंह आप के तीसरे बड़े नेता हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में और मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में जेल में है। सवाल ये है कि क्या केजरीवाल सरकार और शराब माफिया के तार आपस में जुड़े हुए हैं? क्या ईडी को इस मामले में पुख्ता सबूत मिल गए हैं? विपक्षी दल केंद्र सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में ईडी के एक्शन को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखना चाहिए या वो विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है? और क्या हम 2024 के चुनाव तक ऐसे मामले और बढ़ते हुए देखेंगे? नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। विषय आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या है हमारे सामने, आपके सामने और देश के सामने भी कहीं ना कहीं। तो पहले आप पात्र परिचय कर ले, फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव बब्बर, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। तो ये भरा पूरा पैनल है हमारे पास। लेकिन आज चूंकि केंद्र में है आम आदमी पार्टी और एक तो संजय सिंह गिरफ्तार हो गए, ऊपर से बीजेपी ने अलग से मोर्चा खोल रखा है, कम से कम दिल्ली में, और वो भी सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो ये मौका बनता है कि घनेंद्र जी को एक शुरुआती कमेंट का मौका दिया जाए या अपनी बात को, उनकी जो
जो उन लोगों की तकलीफ है उसको पहले सामने रखने का मौका दिया जाए, फिर हम उसी के आधार पर चर्चा को शुरू करेंगे। तो घरेंद्र जी, आप ही सेट कीजिए इस डिबेट का प्रेमाइस, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मनोज जी, आज देश में कैसी सरकार चल रही है, जो सरकार अहंकार से भरी है, जिस सरकार के डीएनए में तानाशाही है, जो सरकार ये कहती है कि अगर सरकार की हाँ में हाँ मिलाओगे तो आप देश में रह पाओगे, नहीं तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा, आपको देशद्रोही करार कर दिया जाएगा, आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। संजय सिंह का कसूर क्या है? संजय सिंह का सिर्फ यही कसूर है कि संजय सिंह मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर संसद में उनसे ये सवाल पूछते कि मोदी जी ये बताओ कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है, क्यों आप देश की सारी संपदाएं अडानी को दे रहे हो, अडानी की सीबीआई ईडी जांच क्यों नहीं होगी, क्यों अडानी के घर पे सीबीआई ईडी क्यों नहीं जाएगी, अडानी इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, अडानी इतने बड़े हवाला रैकेट में शामिल है, तो अडानी के ऊपर सीबीआई ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होगी, क्यों कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के चुनिंदा नेताओं के खिलाफ होगी, क्यों मोदी जी मणिपुर हिंसा पे संसद में नहीं बोलेंगे, क्यों मोदी जी नूह हिंसा पे संसद में नहीं बोलेंगे, क्यों मोदी जी महंगाई पे जवाब नहीं देंगे, क्यों मोदी जी बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पे जवाब नहीं देंगे, क्यों मोदी जी बढ़ती बेरोजगारी पे जवाब नहीं देंगे। ये सब तमाम मुद्दों को लेकर संजय सिंह लगातार संसद में मोदी जी और मोदी सरकार पर हल्ला बोलते हैं, जो मोदी जी को पसंद नहीं है। आम आदमी पार्टी से इन लोगों की दिक्कत क्या है, मोदी जी की और अमित शाह की, कि दिल्ली में 3 चुनाव हुए, 3 चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह आमने सामने लड़े थे अरविंद केजरीवाल के। इनका जो 2014 का अश्वमेध रथ का घोड़ा था ना, विजय घोड़ा, उसकी लगाम दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल ने पकड़ी। अरविंद केजरीवाल ने इनके विजय रथ को रोका और अरविंद केजरीवाल ने 3 बार करारी शिकस्त नरेंद्र मोदी अमित शाह को दी है। जब अमित शाह घर घर पर्चे बांट रहे थे, जब नरेंद्र मोदी घर घर पर्चे बांट रहे थे, घर घर वोट मांग रहे थे, तब दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 70 में से मात्र 3 सीटें दी। दूसरी बार फिर लड़े, सारा पूरा चुनाव कम्युनल कर दिया, बोले स्कूल नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, सीए एनआरसी, पूरा कम्युनल चुनाव लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने सिर्फ 8 सीटें दी। नरेंद्र मोदी जी को वही खुन्नस है, वही उनको चिढ़ है कि एक छोटी सी पार्टी, छोटा सा आदमी ने कैसे उनको चुनाव हरा दिया, वो उन्होंने दिमाग में ले ली। और तब से लगातार वो नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को नेस्तानाबूद करने के लिए, बुलडोज करने के लिए, क्रश करने के लिए उन्होंने सीबीआई ईडी को लगा दिया। एक झूठी स्क्रिप्ट, एक इन्होंने फर्जी स्क्रिप्ट पीएमओ ऑफिस में लिखी तथा कथित शराब घोटाले को लेकर, और उसमें कहा गया कि किसी तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, सबको जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोगों को जेल में डाल दो, क्योंकि हमसे चुनाव में नहीं जीत सकते, ये चुनाव में जीतने की इनकी ताकत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। और इसी तरीके से घनेन्द्र जी, आप जो बात आपने कही लगभग पूरी हो चुकी मुझे लगता है, क्योंकि अब रिपीटिशन एक तरीके से हो रही थी आपकी बात में, इसलिए मैंने टोका। तो इस पर अब जवाब ले लिया जाए बीजेपी के प्रवक्ता से। राजीव जी, इनकी बातें आपने सुनी, मूल रूप से भावना ये है कि भाई एक छोटी पार्टी है, उससे एक बड़ी पार्टी जल रही है, झूठे आरोपों में उनको एक एक करके नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका जवाब आप किस तरीके से देना चाहेंगे, जो एक कह सकते हैं कि भावनात्मक या एक बड़ी ही दार्शनिक सी बात इन्होंने कही है, जो आरोप है या जो केस है उस पर ज़्यादा बात इन्होंने नहीं की, तो आप इनका जवाब किस तरीके से देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो तथ्यों को ठीक कर देता हूँ। अभी कह रहे थे सारे चुनाव दिल्ली में हम जीत रहे हैं। 2014 से लेके 2023 तक दिल्ली ने 2 बार लोकसभा के चुनाव में 7 सांसद बीजेपी को दिए। ये लड़ रहे थे चुनाव, अरविंद केजरीवाल गली गली घूम रहे थे, लोगों ने इनके कैंडिडेट्स की जमानत भी जब्त करी। 2 बार मेयर जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के, इन्हीं सालों में जब इनके राज थे तो जीते। ठीक है, विधानसभा का चुनाव आप जीते, बाकी चुनाव आप हारे। तो ऐसे मत प्रस्तुत कीजिए कि दिल्ली की जनता ने नकार दिया, गुस्सा हो गए, ये हो गए। ये सब बातें मुझे पता है कि आज इनके हर प्रवक्ता को बहुत फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि क्या है, धीरे धीरे जो एजेंसीज का शिकंजा है, क्योंकि आपने चोरी करी है, अब वो धीरे धीरे केजरीवाल के पास पहुंच रहा है, इनको डर है। तो ये जो आज धीरेन्द्र जी की स्क्रिप्ट है, अगर आप पुरानी डिबेट ले लें, जब सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो भी यही थी।
और जब सत्येंद्र जैन हुए थे तो उनको तो भारत रत्न दे रहे थे अरविंद केजरीवाल साहब, और कह रहे थे देखिए ऐसे करके जमानत होगी। पर ये तो उत्तर दीजिए कि कोर्ट जो जमानत नहीं दे रहा है, क्या कोर्ट भी इस देश के बिक गए हैं? ये आम आदमी पार्टी कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है, ये भी लोगों के बीच में जरूर स्पष्ट करें। अब हम केस की बात करते हैं। मैं तो एक तथ्य लेता हूं साहब, बहुत जोर जोर से संजय सिंह चिल्ला रहे थे, देखिए जी विकास विवेक त्यागी है, एक गरीब घर का लड़का है जी, मेरा सहायक है जी, उसको जी देखिए जी ये उसको पकड़ रहे हैं जी, मुझे पकड़ के दिखाओ जी। अब वो तथ्य निकल रहे हैं कि वो विवेक त्यागी उस दिनेश अरोड़ा की कंपनी में, शराब कंपनी में पार्टनर है। अब अगर वो पार्टनर है और तुम्हारा सहायक है और गरीब घर का लड़का है, तो भैया पार्टनर वो नहीं, पार्टनर तुम हो। अब ये जो तथ्य निकल के आ रहे हैं, इस पे बात कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता करना नहीं चाहता। देखिए इस देश में कानून व्यवस्था है, और कम से कम मेरे जैसे, मैं कम से कम ऐसे पिछले जब से 2014 से मोदी सरकार है, ऐसे कई सरकार के फैसले हैं जो कोर्ट ने उसमें अन्य व्यू लिया और अलग फैसले किए, और हमने कहा कि हाँ न्यायपालिका में हम यकीन करते हैं, हम स्वीकारते हैं। पर इनको न्यायपालिका में भी यकीन तभी होता है जब फैसला इनके हक में आए। अगर इनके हक में फैसला ना आए तो समझो न्यायपालिका भी बिक गई, समझो इलेक्शन कमीशन भी बिक गया। अगर ये हार जाए तो ईवीएम गड़बड़, ये जीत जाए तो ईवीएम ठीक है। तो आपकी इस बात पे जरा इनका जवाब ले लेते हैं कि घनेन्द्र जी ये बताइए, एक लास्ट लाइन जी सर, एक लास्ट लाइन कहना चाहूंगा। ये वो बच्चे हैं सर जो कहते हैं मैं शर्त हारूंगा ही नहीं क्योंकि मैं तो प्रूफ करूंगा कि 2 और 2 5 होता है। तो पिताजी कहते हैं नहीं तू पैसे मत लगाइयो, बोले नहीं मैं मानूंगा ही नहीं, तो ये तो मानेंगे ही नहीं। तो तथ्यों पे बात करो, फैक्ट्स पे बात करो, और उसके बाद कम से कम थोड़ा शर्म करो। तुम मुजरिम हो भाई, एफआईआर में नाम आया है, ठीक है। और कम से कम ये तो कहो संविधान। आज भी जो भाषा संजय जी बोल रहे थे कोर्ट में, वो देख रहे थे किस तरीके की उठाई। ठीक है राजीव जी आप जवाब देने दीजिए इनको, आप जवाब देने दीजिए, और पिन थोड़ा कम चुभाइए तो ये ज्यादा तथ्यात्मक बात ये भी करेंगे। गणेश जी 2 बात की सफाई आपसे चाहिए। एक, आप लोग जमानत क्यों नहीं करवा पाए? भाई सत्येंद्र जैन को भी इतने दिन हो गए, मनीष जी को भी इतने दिन हो गए, और दूसरी जो इन्होंने विवेक वाली बात निकाली है, उसको एक तथ्य की तरह ये रख रहे हैं कि भाई उस पर भी आपको जवाब देना चाहिए। इन दोनों बातों को आप पॉइंट बाय पॉइंट साफ कीजिए। देखिए मनोज जी, जो सीबीआई और ईडी ने एफआईआर करी, वो सीबीआई और ईडी की एफआईआर क्या कहती है कि 2 कारोबारियों के बीच में 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, और वो भी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुई। मेरा यह मानना है कि अगर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन में मनीष सिसोदिया कहां से आ गए, अरविंद केजरीवाल कहां से आ गए, संजय सिंह कहां से आ गए, हमारी समझ से बाहर है। 16 महीने हो गए इसकी एफआईआर करे, 16 महीने में 1000 से ज्यादा रेड कंडक्ट करी सीबीआई ईडी ने। आज तक 1 रुपए का करप्शन ये लोग दिखा नहीं पाए। कहीं पे भी अगर कोई घपला होता है, कोई घोटाला होता है, कोई करप्शन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कैश रिकवरी होती है, कहीं ना कहीं बेनामी संपत्ति पाई जाती है, कहीं ना कहीं ज्वेलरी मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया का घर खंगाल लिया, ऑफिस खंगाल लिया, उनके सहयोगी के घर ऑफिस खंगाल लिए, उनके पैतृक गांव चले गए, उनके लॉकर खंगाल लिए। संजय सिंह से पूछताछ होगी, उनके सहयोगी से पूछताछ होगी, सब जगह पूछताछ होगी, लेकिन 1 रुपए का भी करप्शन आज तक सीबीआई ईडी नहीं बता पाए, आज तक मनी ट्रेल नहीं बता पाए, आज तक ये लोग ये नहीं बता पाए। जमानत क्यों नहीं हुई घनेन्द्र जी? घनेन्द्र जी जमानत क्यों नहीं हुई? बता रहा हूं उसका बता रहा हूं कि होता क्या है कि जो ईडी का काम है, ईडी का काम है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज और फाइनेंशियल फ्रॉड को पकड़ना। ईडी को क्यों लाया जाता है केस में? क्योंकि ईडी के सामने जो बयान ईडी लेती है, जबरदस्ती जो साइन कराती है, वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है। सीबीआई या पुलिस के सामने अगर आप बयान देते हो तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। ईडी वहां पे जबरदस्ती मार पीट के, जैसे एक आदमी के कान के पर्दे फाड़ दिए, एक आदमी को बोला तेरी बेटी को घर से निकलने नहीं देंगे, एक आदमी को बोला तेरी जिंदगी तबाह कर देंगे, ऐसे झूठे साइन करवाती है और कोर्ट में एडमिसिबल होता है। और कोर्ट जब बार बार इनसे पूछती है तो कहते हैं मनी ट्रेल पकड़ रहे हैं। सर डेट दे दीजिए, जज साहब डेट दे दीजिए, अभी मनी ट्रेल पकड़ रहे हैं। ऐसे करते करते 1.5 साल हो गए, आज तक सत्येंद्र जैन के केस में 1 रुपए की फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखा पाए, आज तक मनीष जी वाले केस में 1 रुपए का भ्रष्टाचार फेस नहीं कर पाए, अभी तक संजय सिंह के खिलाफ नहीं कर पाए, क्योंकि पूरे का तो आप घनेन्द्र जी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ईडी के पास, ईडी के हाथ इतने मजबूत हैं, या जो कानून है वो इस तरीके का है कि उसमें जमानत संभव ही नहीं है? वो कानून असल में इंसाफ के लिए नहीं,
कहीं ना कहीं नाइंसाफी के लिए। मैं मनोज जी मैं वही कह रहा हूं, ईडी की अगर आप कन्विक्शन रेट देखोगे, मैं नहीं कह रहा भारत सरकार ने के संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री ने कन्विक्शन रेट तो एक अलग चीज है। अगर कन्विक्शन लो है तब तो वैसे कानून के तहत बेल, वो कानून ऐसे भी हल्का हो जाता है, बेल जल्दी मिलनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि कन्विक्शन रेट है 0.5%। इसका मतलब ईडी ने अगर 100 केस दर्ज करे तो एक भी आदमी को सजा नहीं दिला पाई। ईडी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन चुकी है। ईडी का काम है सिर्फ विपक्षी दलों को हरासमेंट करना, सिर्फ विपक्ष के नेताओं ठीक है, वो तमाम बातें देखिए आप लोग बार बार दोहराते रहे हैं। जमानत क्यों नहीं हो पाई, इस पर बहुत स्पष्ट तौर पर आपका ये कहना है कि कानून। मनोज जी मैंने नहीं कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने परसों कोर्ट की हियरिंग में कहा है। ठीक है, आप किसी भी हवाले से गणेंद्र जी बात देखिए, ये बात चूंकि हर जगह उठती है इसलिए आपके सामने भी उठाई गई और आपके प्रतिपक्षी ने भी उठाया। उन्होंने भी कहा कि भाई ये जमानत क्यों नहीं करवा पाए, तो उस पर जो आपको तर्क था वो आपने दे दिया। अब एक मौका आपको मैं और दे रहा हूं, विवेक वाला जो इशू जो इन्होंने उठाया था उस पर अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है या कुछ बताना है तो आप बताइए, फिर हम अपने दूसरे मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए मनोज जी, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को और सभी प्रवक्ताओं को अमित शाह साहब ने काम दिया, एक ड्यूटी दी हुई है, एक काम देके भेजते हैं कि सुबह उठो झूठ बोल के उठो, रात में सो झूठ बोल के सो, सुबह उठो अरविंद केजरीवाल को गाली दे के सो, रात में सो केजरीवाल को गाली दे के सो। ये केजरीवाल को गाली देते, केजरीवाल को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं। केजरीवाल को नहीं, इन्होंने जो कहा उसमें क्या झूठ है? मैं कहता हूँ झूठी बात है, कहीं सीबीआई की या ईडी की चार्जशीट में कुछ नहीं है ये, क्योंकि अमित शाह के साहब के दफ्तर से एक स्क्रिप्ट आई है और उस स्क्रिप्ट को बता रहे हैं। ठीक है, इन्हें मौका दीजिए, राजीव जी को मौका दीजिए, वो बताएंगे कि कहां से निकाल के ना है। राजीव जी स्पष्ट कीजिए, तो साफ कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। सर देखिए सर, दिनेश अरोड़ा कोर्ट में अपने आप कबूल कर चुका, वो दिनेश अरोड़ा जो है संजय सिंह जी को मिलता है, वो दिनेश अरोड़ा फेसबुक पे सिसोदिया के साथ फोटो डालता है, उस दिनेश अरोड़ा के पास सिसोदिया साहब जाते हैं, वो दिनेश अरोड़ा कारोबारी शराब का है, उसमें संजय सिंह जी का सहायक यदि पार्टनर है, मैं तो ये प्रश्न कह रहा हूं, यदि पार्टनर है जो क्लेम किया जा रहा है तो मुझे बताइए, आप कहीं पर भी पिछले 10 मिनट से क्या आप पिछले अगले 1 घंटा डिबेट करते रहिए, ये बेसिक प्रश्न पे नहीं आएंगे। साहब, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी थी वो एक एक छोटे छोटे दुकानदार चला रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ जब पंजाब का चुनाव था उस समय इन लोगों को पैसे चाहिए थे, इन्होंने माफियाओं को बुलाया, बड़े बड़े टेंडर किए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ टाई अप किया, क्योंकि छोटी दुकानों से इनको पैसा नहीं मिल सकता था। और मैं आपको आज इस टीवी चैनल पे मैं ऑनलाइन आपको बता रहा हूं, आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, जिस दिन ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, अभी लागू नहीं हुई थी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मेरा खुद का रिकॉर्डिंग है जिसमें हमने प्रूफ किया था कि ये जा रहा है एक बड़ा भ्रष्टाचार होने दिल्ली के अंदर। तो भैया ये ऐसा नहीं है जैसा ये कह रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि देखिए डिबेट को ओपन करने के लिए आप दोनों को जितना मौका मिलना चाहिए था वो मिला है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार हैं, तो अब उनके पास चलते हैं। संयोग से संजय सिंह जी ही हैं हमारे पास, दूसरे वो पत्रकार हैं और दिल्ली में ही रहते हैं और क्लोजली वॉच भी करते हैं। देखिए केजरीवाल जी को बहुत प्रेम करते हैं देश भर के लोग, तमाम तरह के वर्गों के लोग, इसलिए वो इतनी चर्चा में रहते हैं। और हर जो लड़ाई होती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, एक छोटा सा स्टेट दिल्ली का चला रहे हैं आप लोग, लेकिन नेशनल डिबेट बनता है, बड़ी अच्छी बात है। संजय जी ये बताइए कि क्या दिल्ली में वाकई सरकार और शराब माफिया के बीच कुछ अनोखी सी साठगांठ हुई 2021-22 के लीकर पॉलिसी को लेके, और वही बवाल बढ़ते बढ़ते अब इस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है कि एक के बाद एक नेता जेल जा रहे हैं, या बात कुछ और भी हो सकती है? संजय जी आप म्यूट हैं। जितनी भी चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं, जिस समय से ये शराब पॉलिसी की घोषणा हुई, और अब उसमें अब मतलब शुद्ध रूप से सीधा तो मामला है नहीं,
कि जिसमें दिल्ली सरकार जिस तरह का क्लेम कर रही है उस तरह की चीज है नहीं। इसमें एक चीज तो तय है कि इसमें जिस समय में पुरानी शराब नीति को नई शराब नीति बदली गई, जिसमें स्टेट के रेवेन्यू कम होते हैं, दूसरे लोगों को जो सप्लाई करते हैं उनकी रेवेन्यू ज्यादा होती है, एक बार में आप वो पूरे टैक्सेस लेते हैं, बड़े कारोबारी आ गए, जो ब्लैक लिस्टेड लोग थे वो वापस आ गए, तमाम वो चीजें हैं। इस समय मेरे सामने वो लिस्ट करके फैक्ट्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि इसका इन्वेस्टिगेशन जब से होना शुरू हुआ, तो अगर आप राजनीतिक तथ्य में भी जाएंगे तो दो चीज है कि जिस समय से इसका इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुआ, जिस समय से इस पे हीट होना शुरू हुआ, तब से एक बात अरविंद केजरीवाल कहने लगे कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करो। गुजरात का चुनाव आ रहा था, बाकी चुनाव आ रहे थे कि अभी अरेस्ट होंगे, आज अरेस्ट होंगे, उनको अरेस्ट कर लो, उनको भारत रत्न दे दो। मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो गए। उसके बाद संजय सिंह का स्वयं का ये वीडियो क्लिप है कि वो उनको क्यों अरेस्ट करो, हमारे पुराने सहयोगी को क्यों अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो। अब वो अरेस्ट हो गए। अब ये भगवान ने उनकी सुन ली या क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज तय है, अगर आप केस की प्रोसीडिंग देखें, एक बात हो रही थी कि ईडी के पास, मतलब ठीक है, प्रोविजन के तहत पीएमएलए में काफी ताकतें हैं, पीएमएलए में कन्विक्शन काफी हाई है, बाकी केस का वो नहीं, पीएमएलए पर्टिकुलर उसके कन्विक्शन है काफी हाई है उसमें। दूसरी चीज ये है कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो केस है, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने वो टिप्पणी करी थी कि प्राइमा फेसाई उनका इसमें रोल है और उनका काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, के कारण उन्हें बेल नहीं दिया जा सकता। वो केस सीबीआई का है, ईडी का नहीं है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसमें अगर कोई भी स्टेटमेंट होता है, कन्फेशन होता है, वो एडमिसिबल होगा कोर्ट में, वो सीबीआई का वो मसला। दूसरी चीज ये है कि अगर आप हर समय एक ही चीज कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को हमसे घबराहट है, वो चुनाव हार रहे हैं, जाते हुए वो भी कह के गए, संजय सिंह आज भी कहे, बाकी सारे आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी जनता के गले नहीं जाती, क्योंकि इश्यूज पे अगर बात करें, ये बात हम मतलब जितेंद्र सिंह तोमर जिस समय फेक डिग्री के कांड में उनका नाम आया था और फेक डिग्री उनके बारे में प्रूव भी हुआ था, उस समय से भी यही बात है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री थे कि आप एक जो हमारे वेंडेटा के तहत किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, तो आप वो चीज से आम आदमी पार्टी चलती है। अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है कि एक तरफ अपने आप को पूरी तरह विक्टिम पेश करो और साथ में हीरो का भी रोल ले लो, मार्टरडम प्लस हीरो का, दोनों ही रोल वो साथ कंबाइन करके चलते हैं। जब इश्यूज पे बात है तो देश में क्या हुआ, फलां में क्या हुआ, चुनाव में क्या हुआ, मंच पे भाषण देने का समय बहुत जल्दी आएगा। प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, केंद्र पार्लियामेंट का भी इलेक्शन आएगा, जहां पे आप जाकर के वो चुनाव कर सकते हैं। जब हम लोग इस तरह का स्पेसिफिक डिबेट करते हैं तो मेरे ख्याल में जब इश्यूज पे काउंटर हो, इश्यूज पे पॉइंट्स हो और इश्यूज पे उसका काउंटर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, अगर गड़बड़ी नहीं होती तो वापस क्यों लिया जाता, पुरानी जो एक्साइज पॉलिसी थी वापस फिर से क्यों आ जाती। तो इसमें इतने दिन तक अगर कोर्ट भी उस चीज को लेकर के आ रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो मैटर, आम आदमी संजय सिंह को कोई भी चीज का, देखिए कोई इन्वेस्टिगेशन का आने का एक वक्त होता है, उनको लगा होगा कि अब ये सही समय है, अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो मैं इस समय में ये वर्डिक्ट दे दूं कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, 100% गिल्टी है। कुछ तो गड़बड़ है, मेजरली गड़बड़ है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसमें कौन कितना कल्पित है, मुश्किल ये है कि जब ये लोग फंस रहे हैं, मुख्यमंत्री किसी कागज पे साइन नहीं कर, लेकिन उनके डोर स्टेप पे ये मसला आकर के रुक रहा है, तो इसलिए लोगों के बीच में जो कंसर्न है वो और भी ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह की आप अरविंद केजरीवाल के बारे में एक्सपेक्टेशन था और जिस तरह की राजनीति बता करके वो आए थे दिल्ली में, और बहुत सत्ता में 2 साल रिकॉर्ड मार्जिन से है, पंजाब में भी आए, तो एक्सपेक्टेशन वो काफी हाई है। ठीक है, एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल के प्रति जो विश्वास था, चाहे उनके घर का हो या ठीक है संजय जी। और चुनावों का मौसम वैसे तो देश में जाता नहीं है, लेकिन इस वक्त तो थोड़ा बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि सामने चुनाव है, तो पता नहीं उससे क्या कनेक्शन है, नहीं कनेक्शन है। संजीव जी ये बताइए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बेल वाला इशू कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर जमानत क्यों नहीं हो पाती है, कि मतलब जमानत लेना नहीं चाहते क्या, ये शक भी मन में आता है। क्योंकि राजनीतिक लोग भाई हो सकता है कि सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हो केजरीवाल जी, सब लोग ये बात कहते हैं।
तो ये जमानत क्यों नहीं हो पा रही है? और आपको क्या लगता है कि ये मतलब इतना बड़ा राजनीतिक इशू क्यों बनना चाहिए? अरविंद केजरीवाल एक स्टेट में थे, अभी 2 स्टेट में हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी तो वैसे भी कांग्रेस है, तो राजनीतिक रूप से भी थोड़ा सा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन मामला लगता है, कानूनी रूप से भी थोड़ा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन मामला लगता है क्या ये? मनोज जी, हमारी हैसियत तो नहीं है कि हम अदालती कार्रवाई पर कोई उंगली उठाएं, लेकिन एक उदाहरण जरूर देंगे राहुल गांधी का मामला, कि किस तरह से अदालती कार्रवाई को ही अदालतों के ऊपरी अदालतों के द्वारा ठीक किया गया और पार्टी ने यह कहा कि यदि निचली अदालतों से यदि कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारने का प्रयास हो, और सुधारा, ऊपरी अदालतों ने उसे सुधारा। तो हम समझते हैं किस स्टेट की बात थी, वो शायद आप भी जानते हैं, किस स्टेट में मामला दर्ज हुआ, किस तरह से अदालतें सक्रिय हुई और किस तरह से आनन फानन में उनको मैक्सिमम पनिशमेंट देने की कोशिश की गई और उनको बेदखल कर दिया गया था संसद से। हम एक उदाहरण के तौर पे बता रहे थे। तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, मूल मुद्दे पे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के काम करने की जो शैली है, निश्चित तौर पे लोगों के बीच वो जो मैसेज देना चाहती है वो मैसेज चला गया है। हम ये कह रहे हैं कि यदि भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहिए, उसके लिए हवालात ही जगह होनी चाहिए। लेकिन जब भ्रष्टाचार के नाम पर आप विपक्षी पार्टियों से लड़ते हैं तब तो मुश्किल हो जाती है। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि यदि आंकड़े उठा के देखेंगे तो 121 से ज़्यादा, इसी ईडी की बात कर लें तो राजनीतिक पार्टियों के लोगों के ऊपर इस तरह से FIR दर्ज किए गए और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, जिसमें से तकरीबन 119 के आसपास में विपक्षी पार्टियों के लोग हैं। ऐसा कैसे हो सकता है इस हिंदुस्तान में कि केवल और केवल विपक्षी पार्टियां करप्ट हो? संदेह तो होगा, लोग तो सवाल पूछेंगे। लोग सवाल ये भी पूछेंगे कि ईडी ने यदि गिरफ्तार किया तो इससे पहले भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने गिरफ्तार किया तो कम से कम पुराना रिकॉर्ड तोड़ के ईडी ये तो बताती कि आखिर संजय सिंह के घर से बरामद क्या हुआ, इससे पहले न बताई। हम उस मुद्दे के पर बैठ के बहस कर रहे हैं या बात करने का हमें मौका मिला है उस घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार में, जहां कुछ पैसा दिखाई ही नहीं दे रहा कि कितने पैसे की बात है, कितना पैसा, कौन सा रकम, किसका रकम। सरकार ये कह रही है कि यदि उस नीति को लगातार हम आगे भी चालू रखते या उसमें बाधा डालने का प्रयास नहीं किया जाता, सब जगहों पे जितने दुकानें खोली जा रही थी, यदि सब कुछ व्यवस्थित चलता तो हमारा राजस्व भी बेहतर होता। दिल्ली के लोग कह रहे थे कि नहीं, हमें सस्ते में शराब मिल रहा था। सरकार अलग एक दावा कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि इन सबों के बीच में जो कार्यशैली है देश के संवैधानिक संस्थानों का, निश्चित तौर पे उसके ऊपर एक प्रश्न तो खड़ा हो ही गया है। लोगों के जहन में ये बात आने लगी है कि आखिर क्यों चुनाव आयोग के ऊपर जब कोर्ट के फटकार लगते हैं तभी वो विपक्षी पार्टियों की आवाज सुन पाती है। आखिर RBI की साख क्यों खराब हो गई, आखिर CBI की साख क्यों खराब हो गई। तो ये तमाम जो संवैधानिक संस्थानें हैं उसका बेजा इस्तेमाल यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो उसके कारण भी हैं। आप देखेंगे इलेक्शन के समय हम देखते हैं कि जिस तरह से अलग अलग स्टेट में चुनाव होते हैं, कैसे लोगों को चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, बंगाल की बात हो, बिहार की बात हो, विपक्षी पार्टियों के ऊपर किस तरह से शिकंजा कसने का प्रयास होता है। उन तमाम भ्रष्टाचारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। संजय सिंह की तो बात छोड़ देते हैं हम, जिन भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम छेड़ रखा था। ठीक है संजीव जी, आपने थोड़ा और विस्तार दे दिया इसको। वैसे भी स्वाभाविक रूप से ये बहस हर बार भले शुरू हो जाए आम आदमी पार्टी से या किसी और पार्टी से, मगर खुलती है तो इस तरीके से खुलती है कि भाई जितने भी विपक्षी है सबको बीजेपी परेशान कर रही है। ये ईडी, उसमें CBI और तमाम एजेंसीज। काउंटर में बीजेपी के लोग भी ये कहते हैं कि जहां जिस राज्य में जो सरकारें हैं वो भी अपने विरोधियों पर इस तरीके का, और ये हम देख चुके हैं दक्षिण के राज्यों में कि ये कहां तक जाता अगर राजनीतिक प्रतिशोध ही है तो। प्रेम जी ये बताइए, देखिए लोकतंत्र अपने रास्ते चलता है और ये भी एक तरीका है कि भाई ठीक है, ये लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में ही अगर एक दूसरे की पोल खोलें और सही मायने में जहां भ्रष्टाचार हुआ है उसका खुलासा हो, उसका निवारण हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो क्या इस दिशा में कुछ उपलब्धि की हम उम्मीद करें या कि ये सिर्फ राजनीति के एक आप कह सकते हैं स्टंट है, निकलना इसमें से कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये जो रस्साकसी चल रही है, कानूनी और राजनीतिक, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मनोज जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी कैसे सोचता है उसी बात को रखा है।
कि आम आदमी सोचता है कि अगर कोई करप्ट है तो चलिए बीजेपी का आदमी करप्ट होकर के भी नहीं पकड़ में जा रहा है, सत्ता में है, लेकिन जो व्यक्ति करप्ट है उसको सजा हो तो क्या दिक्कत है। ये सोचने का एक तरीका होता है कि जो सत्ता में आएगा उसको फिर देखा जाएगा, वो पकड़ में आएगा तो वो जो केस है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ये समझ भी क्या सही अंजाम तक पहुंचती है कि जो करप्ट है उसको वास्तव में सजा मिले? चूंकि ऐसा नहीं होता है, और ऐसा इसलिए नहीं होता है कि परसेप्शन की लड़ाई में एक जीत के लिए अदालत का, जांच एजेंसियों का एक इस्तेमाल होने लग गया है लगातार, और इस कारण से ही ये बात भी नहीं हो पाती कि चलो जो करप्ट है उसको सजा मिल जाए। और केसेस जो हैं, जैसे वर्तमान केस दिल्ली का ही है, तो मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, उसी मामले में संजय सिंह है, लेकिन जो बात मनीष सिसोदिया के मामले में कही जा रही कि कुछ तो ट्रेल दिखाइए, कुछ तो कैश दिखाइए, वो अभी दिखा भी नहीं पाया जा सका है, तब तक एक और केस उसी रूप में ला दिया गया है। ये चीजें अदालत की कार्यवाही पर ही हम देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है कि एक दिन पहले अदालत कह रही होती है कि भाई आम आदमी पार्टी को ही जब बेनिफिशियरी है तो उसको क्यों नहीं अभियुक्त इस बनाया जाता है, उसी पर क्यों नहीं मुकदमा चलाया जाता है। तो ये मीडिया में खबर बनती है। अगले दिन जब इसी बात पर अदालत से का ध्यान दिलाया जाता है कि आपने कह दिया और देखिए मीडिया में खबर बन रही है, तो अदालत कहती है कि मीडिया को करने दीजिए, खबर बनाने दीजिए, हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। फिर जो सरकारी वकील हैं वो कहते हैं कि हमने मीडिया में बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी ने गलत किया है तो हम उसको कन्विक्ट करा के रहेंगे। तो यानी परसेप्शन बिल्डअप यहां भी हो रहा है। फिर कोर्ट बोलती है कि आज बहुत महत्वपूर्ण बयान है मनोज जी, ठीक है, कि कोर्ट कहती है कि अगर एक गलत है तो बी और सी को, अगर बेनिफिशियरी ए है और तो बी और सी को क्यों आप फंसा रहे हैं। अब इसके मायने बहुत हैं कि भाई बी और सी का मतलब भैया मनीष सिसोदिया और संजय सिंह या दूसरे ऐसे लोग हो गए। अगर आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को क्यों फंसाया जाए, ये भी एक क्वेश्चन है। और अदालत ने कहा है कि क्वेश्चन करना अभियोजन से भी और बचाव पक्ष से हमारा अधिकार है, प्रश्न तो करेंगे, सही है, अदालत अपनी जगह सही है, लेकिन इसका जो पूरा राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक पहलू यही है कि जब से इंडिया बना है भारतीय जनता पार्टी की सियासत बेचैन है। जब से जातीय जनगणना का सवाल आया है उसके बाद से हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहे हैं ताकि जातीय जनगणना के विषय पर। देखिए प्रेम जी, आप जो बात कह रहे हैं, पहले भी आप भी आते रहे हैं डिबेट्स में और हम लोग सुनते ही रहे हैं। देश में जो लंबे समय से डिबेट चल रही है यही बात होती है, बार बार परसेप्शन बिल्ड करने की बात होती है, हेडलाइन मैनेजमेंट की बात होती है। लेकिन प्रेम जी, फायदा तो तब है कि मान लो कि हम जो इंटरप्रिटेशन आज कर रहे हैं तो हमारे विरोध में जो लोग हैं, सपोर्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, आम जनता की बात कर रहा हूं, कि जो लोग बीजेपी से कन्विंस्ड है उनमें से कुछ लोग केजरीवाल जी की तरफ आ जाएं या बीजेपी के खिलाफ हो जाएं, केजरीवाल जी के तर्कों से या आम आदमी पार्टी के गणेंद्र जी के तर्कों से, या फिर मजा ये है कि राजीव जी के तर्कों से कुछ विपक्ष के लोग इधर आ जाएं। ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या इस पूरे घटनाक्रम से जो हो रहा है, चाहे हम इसको आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी माने या विपक्ष इंडिया वर्सेस बीजेपी माने, तो क्या जो चीजें हो रही है वो उसमें कुछ नयापन तो मुझे नहीं लग रहा है। बहरहाल जो चीजें हो रही हैं उनसे क्या कुछ परिवर्तन होगा प्रेम जी, ऐसा आपको लगता है? और लगता है तो इसका कारण क्या है? देखिए, बिल्कुल नहीं लगता है परिवर्तन होगा। अगर प्रोसिक्यूट किया जाए, पनिश किया जाए और ये संदेश निकले कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन पर, तब निश्चित रूप से घनेंद्र भारद्वाज जी ने जो सवाल उठाए कि भाई इतना बड़ा आरोप अडानी जी पर लग गया, जांच क्यों नहीं हुई। सेबी को जांच के लिए कहा गया और सेबी ने कहा 2014 के बाद से हमने अडानी जी की जांच ही नहीं की है। तो और जेपीसी की मांग कर रहा है विपक्ष, भाई जांच एजेंसी जिनकी निगरानी की जिम्मा था, जिनको उसी ने जांच नहीं की,
तो अब तो जेपीसी ही बचती है ना, तो जेपीसी की जांच नहीं हो रही। तो जीरो टॉलरेंस भाई, करप्शन के मुद्दे पर कर्नाटक में चुनाव हार गई बीजेपी, वहां पर भी नहीं दिखा किसी किस्म का जीरो टॉलरेंस। अब यानी केवल क्या गैर बीजेपी दलों के लिए सत्ता केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल क्यों होगा अदर देन बीजेपी पार्टीज के खिलाफ? ये इतना बड़ा सवाल है कि इसका जवाब मिलता नहीं है, और इसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक ईमानदारी से भी अगर करप्शन के खिलाफ काम हो रहा है तब भी उसकी विश्वसनीयता हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर वो सही है और सही तरीके से इस बात को जनता तक पहुंचाया जाएगा तो मेरे ख्याल से बीजेपी को नुकसान होना चाहिए। तो राजीव जी बताइए, क्या आप लोगों को इस बात का डर नहीं सताता है कि आप एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ ये मैसेज जाएगा? ये लोग कह रहे हैं, भले वो बात सही हो ना हो, लेकिन अगर ये परसेप्शन बनता है तो बीजेपी को डैमेज हो सकता है। नहीं, देखिए ऐसा है, प्रेम जी ने जहां से शुरुआत की थी वो बहुत ठीक शुरुआत की थी, मैं उसी को लेता हूं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि न्याय व्यवस्था में कहीं कोई फैसला हुआ था जिसको ऊपरी अदालतों ने ठीक किया, तो कम से कम यहाँ पैनल पे बैठा एक आदमी ये तो समझता ही है कि न्यायपालिका में विश्वास उनका बना हुआ है। और मैंने जहां से शुरू किया था, आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ऊपरी अदालतों से भी ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही है। मैं भी थोड़ा बहुत कानून जानता हूं, बार बार हाई कोर्ट में जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अगर जमानत नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं क्या कहानी है वो सबको समझ में आ रही है। तो घपला तो इसलिए हुआ, जो मैं आपको कह रहा हूं, जहां पर वापस हमें आना चाहिए, वो शराब घोटाले की बात जो हम कर रहे हैं। देखिए 2% कमीशन थी डिस्ट्रीब्यूटर की, 12% कर दी, और फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग आता है जो कोई बीजेपी नहीं बोल रही है, एक स्ट्रिंग आता है। कौन बोल रहा है? शराब माफिया वाला बोल रहा है। और वो जो एक एक्यूज अभी बंद है उसके पिताजी का स्ट्रिंग आता है, और वो स्ट्रिंग में वो दिखाता है कि जी हमको तो इसलिए कहा गया था कि 2 से 12 कर दो, 6% उनको वापस देना है। ये स्ट्रिंग आता है, 2 से 12 किया जाता है, ये तथ्य है। आप दिल्ली के अंदर कोरोना काल में कमर्शियल दुकान चलाने वाले लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारा मिनिमम चार्जेस माफ कर दीजिए, आप नहीं करते हैं। आप दिल्ली की सरकार में हैं, लेकिन 180 करोड़ रुपया आप जिसको एयरपोर्ट का काम देते हैं उसका आप शराब माफिया का माफ कर देते हैं। तो ये प्रश्न क्यों नहीं उठेगा? क्यों नहीं आप फंसेंगे? क्यों आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आप फंसेंगे और बाद में आप रोएंगे कि एजेंसीज जो हैं वो हमको पकड़ रही हैं? दूसरी बात है, अभी इतना शोर मच रहा है विपक्ष के बारे में। मुझे बताइए, लालू को गाली देते थे नीतीश कुमार, उनके ऊपर केस बना नीतीश के कारण, नीतीश भ्रष्ट है ये बोलते थे लालू, उसमें भारतीय जनता पार्टी थी। मोहम्मद मुफ्ती जो है वो कंप्लेंट करती थी फारूक अब्दुल्ला की कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि मुफ्ती ने भ्रष्टाचार किया, उसमें बीजेपी थी। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो एग्जाम्पल्स दिए राजीव जी, मेरे सवाल का जवाब आपने एग्जाम्पल्स में दिया। थोड़ा उसको साफ तरीके से मैंने तो बड़ी साफ तरीके से पूछा था, परसेप्शन का डर लगता है कि नहीं पार्टियों को, तो इन्होंने पूरा एक सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स दे दिया। हमने सबका साथ सबका विकास, यही हमारा जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल्स दिए वो बताते हैं कि असल में जनमानस पर इन मुद्दों का किस तरीके से असर पड़ता है। इसको लेकर हम सबकी सोच क्या है। राजीव जी भले बीजेपी में हो और गणेंद्र जी आम आदमी पार्टी में हो, लेकिन असल में सब लोग अंदर से तो आदमी ही हैं, आम आदमी ही हैं सभी लोग। तो ये बात सही है कि ये मुद्दे कितनी गहराई तक हमको आपको प्रभावित करते हैं, इस पर बहुत बड़ा दारोमदार इस बात का बैठता है कि ये राजनीतिक दल किस तरीके से बिहेव करेंगे। बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और गणेश जी को मौका देंगे कि जो इल्जाम लगाए अभी राजीव जी ने उस पर वो सफाई दे सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। फिर से आपका स्वागत है आवाज अड्डा पे। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली सरकार के दिल्ली के सांसद और संजय सिंह ने उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, तो उसको लेकर किस तरीके की राजनीति हो रही है, केस में क्या मेरिट है, इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की क्या राय है, साथ ही जो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं उनकी क्या राय है, ये हम देख विचार रहे थे। ब्रेक से पहले बीजेपी के प्रवक्ता राजीव बब्बर जी ने फिर से एक बार
इल्ज़ाम लगा दिया कि 180 करोड़ रुपए का बेनिफिट दे रहे थे ये लोग नई शराब नीति में, और छोटे छोटे दुकानदार जब कह रहे थे कि भाई हमें राहत दो तो नहीं दे रहे थे, तो दाल में कुछ काला है, ये इनका कहना है। तो इस पर जवाब बनता है घनेन्द्र जी आपका। लेकिन साथ ही थोड़ा इसको मैं और सवाल को और थोड़ा शार्प कर देता हूं कि आपके देखिए 3 बड़े नेता जेल में हैं। अगर ये लोग नैरेटिव भी बना रहे हैं तब भी, एक तो आप इनका जवाब दीजिएगा जरूर जो ये इन्होंने आरोप लगाए, दूसरा ये कि ये नैरेटिव टूटेगा तो तभी ना कि जब लोग निकलेंगे बाहर। देखिए मनोज जी, मैंने राजीव जी को सुना, अभी तक राजीव जी और उनकी पूरी पार्टी कह रही है जी 40 करोड़ रुपए का घोटाला है, कोई कहता है 140 करोड़ का, कोई कहता है 100 करोड़ का, कोई 200 करोड़ का, कोई 500 करोड़ का। इनके एक अध्यक्ष होते थे आदेश गुप्ता, वो तो कह गए 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला होगा। इतना तो दिल्ली की रेवेन्यू नहीं है, इतनी तो दिल्ली की इकोनॉमी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये, क्योंकि अमित शाह साहब ने स्क्रिप्ट लिख के भेजी है, उसी स्क्रिप्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं। कहीं ईडी की एफआईआर में, कहीं सीबीआई की एफआईआर में, कहीं ईडी की चार्जशीट में, कहीं सीबीआई की चार्जशीट में जितनी राजीव बब्बर जी ने बातें बताई हैं, एक भी बात का जिक्र ना तो सीबीआई की एफआईआर में, ना ईडी की एफआईआर में, ना कहीं चार्जशीट में। ये पूरी की पूरी एक मनगढ़ंत स्टोरी, एक मनगढ़ंत स्क्रिप्ट है जो अमित शाह जी ने इनको लिख के भेजी है। दूसरी बात, जिस दिनेश अरोड़ा की बात करें, अभी तक 16 महीने में सीबीआई ईडी को एक गवाह तक नहीं मिला। 1 रुपया तो छोड़ो, 1 रुपया भी नहीं मिला, एक गवाह भी नहीं मिला। दिनेश अरोड़ा कौन है? दिनेश अरोड़ा तो खुद आरोपी है, दिनेश अरोड़ा पे तो खुद आरोप थे, दिनेश अरोड़ा तो खुद को एक्यूज्ड है। उस दिनेश अरोड़ा की कसम खा खा के पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है। धन्यवाद, मैं यही चाहता था आपके मुंह से आप बोल दीजिए कि धीरेन्द्र खुद आरोपी है, जिसके यहाँ पर सिसोदिया साहब मिलने गए थे, जिसके यहाँ संजय सिंह गए थे, जो सीएम साहब के घर गया था। धन्यवाद, आपने काम पूरा कर दिया। हम तो यही कह रहे हैं कि आरोपी से आपकी। ठीक है राजीव जी, आपने धन्यवाद दे लिया, इनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, इनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। बोलिए बोलिए घनेन्द्र जी, आप बोलिए। बहुत शालीनता से मैं चलाता हूं, क्योंकि आपने बोला, मैंने सुना। अब मेरी बारी, आप सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर का मौका देंगे मनोज जी आपको। मैं कह रहा हूं कि जिस दिनेश अरोड़ा की कसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी खा रही है, वो दिनेश अरोड़ा खुद को एक्यूज्ड है। उस दिनेश अरोड़ा को इन्होंने सरकारी गवाह कैसे बनाया? उसको बोला कि पूरी उम्र जेल में सड़ना है या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाही देनी है, तेरे पूरे परिवार को तबाह कर देंगे, तेरे पूरे बिजनेस को तबाह कर देंगे, तू हम जैसे कह रहे हैं वैसे लिख के दे। अब वो मरता क्या ना करता, वो दिनेश अरोड़ा से जो इन्होंने लिखवाया वो दिनेश अरोड़ा ने लिखवा दिया। अब दिनेश अरोड़ा जो खुद इस मामले में कोई एक्यूज्ड है, उसकी गवाही कोर्ट में कितनी टिकेगी ये तो कोर्ट तय करेगा। चलिए ठीक है घनेन्द्र जी, घनेन्द्र जी देखिए, बेसिक मुद्दे पर हमने पहले भी शुरुआत में भी बात कर ली थी। अब थोड़ी राजनीति, थोड़ा आप लोग अपनी राजनीति करिए, लेकिन थोड़ा हमें राजनीति समझने का मौका दीजिए। 10 सेकंड मनोज जी, ठीक है आपका। मनोज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दिवालियापन देखिए कि किसकी कसमें खा रहे। सुकेश चंद्रशेखर की। सुकेश चंद्रशेखर जो देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है, उसने कहा जी मैंने अरविंद केजरीवाल जी को ये करा, मैंने सत्येंद्र जैन को ये करा। अरे सुकेश चंद्रशेखर ने कह दिया, अरे कम से कम कुछ तो दिमाग लगा लो। जो खुद आदमी फ्रॉडिया है, जो सबसे बड़ा चीटर है, उसकी कसमें खा रहे हो। दिनेश अरोड़ा। ठीक है घनेन्द्र जी, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। अब जरा आप लोगों की राजनीति हमें समझने दीजिए। देखिए ये 3 वरिष्ठ लोग हैं, इनके नजरिए से भी थोड़ा समझने दीजिए। संजय जी ये बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन बनने से, और जो थोड़ा तालमेल थोड़ी बहुत जो दिखाई दे रही है विपक्ष में, बहुत स्पष्ट तो नहीं है अभी तक, लेकिन जितनी भी दिखाई दे रही है, क्या उन चीज़ों का असर भारत की राजनीति पर हो रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, और अभी जो 3 राज्यों के चुनाव है उसको लेकर, और ये जो केस मुकदमे या ईडी वगैरह की सक्रियता दिखाई दे रही है, क्या इसका भी कनेक्शन हो सकता है? मतलब ये कुल मिलाकर परसेप्शन बिल्डिंग का एक खेल है, और अगर है तो ये मतलब इसके एजेस किधर है, धार किधर है, कौन कट सकता है, कौन बचेगा? ये दोनों अलग अलग सवाल है मनोज जी। पहला तो ये कि इंडिया अलायंस बनने से क्या भारतीय राजनीति में कोई फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, क्योंकि सारे विपक्षी गठबंधन एक साथ आ गए हैं, एक तरह की बात कह रहे हैं। उनके अंदर फिर कई तरह के घमासान होने की बात निकल करके आ रही है। कांग्रेस आपको कह रही है, आप कांग्रेस को कह रही है, बंगाल में कुछ हो रहा है, या बाकी चीजें जो हो रही वो निकल करके आए। क्या इसका इस केस से लेना देना है, या 24 के इलेक्शन के रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा? वो तो मतलब 24 करीब आएगा तो बहुत सारी बातें हम लोग उस पर करेंगे आने वाले समय में।
लेकिन उस केस से अगर इसका इम्पैक्ट है तो जिस समय, अगर आपको याद होगा, मनीष सिसोदिया जी के बारे में जब सीबीआई या ईडी के वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो अरविंद केजरीवाल जी एक चीज कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया के घर आज सीबीआई पहुंच गई और वहां उन्होंने वो छापेमारी करी, हमारे 6% दिल्ली में, गुजरात में वोट बढ़ गए और बीजेपी जो हार रही थी अब इस तरह से हारेगी, उस तरह से। तब कहा गया कि गुजरात के चुनाव के हैं, अब भी कहा जा रहा है कि 24 के जो चुनाव है उसके मद्देनजर है, या जो स्टेट के इलेक्शन है। अब मुझे बताइए, भारत में कौन सा साल ऐसा होता है जब चुनाव नहीं होते हैं? और साल में 2 बार, साल के शुरू में, साल के अंत में। मतलब इस साल भी हमने देखा, साल के शुरू में कई जगह चुनाव हुए और अब साल के अंत में कई जगह चुनाव हो रहे हैं। तो टाइमिंग को हर समय आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इशू ये है कि क्या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही हैं वो काम इस पर्टिकुलर केस में है, सही है या नहीं। बच गया ये कहना कि मतलब उनके घर पे कुछ नहीं मिला। कोई भी आदमी जो इस तरह का चीज होता है घर पे लेकर के नहीं रहता है। वो पहले एक मतलब बड़े राजनेता फंसे थे, जेएमएम केस आपको में होगा जिस समय, और उस समय बहुत सारी बातें हुई थी। उस समय शिबू सोरेन जी बहुत बड़े झारखंड के लीडर हैं, मतलब झारखंड क्रिएशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। घर घर में उनको गुरु जी कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जिस तरह की लड़ाई लड़ी उसके लिए मेरा बहुत सम्मान है उनको, क्योंकि बहुत सारी चीजों को मैंने वहां पे देखा था। वो कहते थे कि देखो, हम तो मतलब हम लोग आदिवासी थे, वहां से आए थे, जनजाति थे, समझ में नहीं आता था। लोग मतलब पैसे बैंक में डलवा दिया, बजा दिया, फंसा दिया। लोग यहाँ इतने इतने पैसे लेकर के कमा करके चले जाते हैं, इतना हेरा फेरी करते हैं, तो नहीं है। तो ये जो चीज है बहुत सारे अन्य केसों पे लागू होती है। उन्होंने मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात नहीं कही थी, लेकिन वो ऐसी बात कहते थे। बच गई, जो चीज डॉक्यूमेंटेड होता है, जो चीज कागज पे होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है बनिस्पत कैच के रिकवरी। ठीक है, तो इसका हमें इंतजार करना चाहिए। संजीव कौशिक जी, आपसे बहुत सीधा सा मेरा सवाल है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की, हालांकि केजरीवाल भी ये कह रहे हैं और घनेन जी ने भी ये बात कही कि उनकी जो मुख्य पूंजी है उस पर ही प्रहार है। अगर ये प्रहार है, मान लो हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, केस में जो मेरिट हो नहीं हो सामने आएगा, लेकिन अगर तो बीजेपी इसको परस्यू कर रही है अपने तरीके से, तो वो केजरीवाल जी की जो मुख्य पूंजी है क्रेडिबिलिटी की, कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, और आपके 3 लोग हमने अंदर कर दिए, सपोज बीजेपी ने कर दिए, तो क्या केजरीवाल की छवि पर और उनकी पार्टी की जो मुख्य पूंजी है उस पर डेंट हो रहा है वास्तविक, या नहीं हो रहा? हाँ मनोज जी, बड़ी आसानी से ये बात कर दी जाती है कि आपके ऊपर आरोप ही तो लगा है, आप जेल जा रहे हैं, यदि आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप वापस आएंगे और बेदाग वापस आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10 लाख का आरोप आपके ऊपर लगा दिया जाता है, हम गवाह बन जाते हैं, फिर आप जाइए जेल और छूट के आइए 3 महीने के बाद में, तब पता चलेगा कि आपकी दुनिया कैसे बदल गई है। राजनीति में हो यही रहा है, आप छूट के जब वापस आते हैं तब तक आपकी दुनिया बदल चुकी होती है। आपके हाथ से नौकरी फिसल चुकी होगी, आप भ्रष्टाचारी के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो चुके होंगे और लोग आपसे कन्नी काटना शुरू कर देंगे। किसी भी पार्टी के लिए मूल पूंजी उसका आदर्श और उसका संविधान और सिद्धांत ही होता है। मूल रूप से इसी को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह वो आदमी है, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहावत है कि चोर अजोर नहीं सहता है। इसका मतलब ये है कि जो चोरी करता है वो उजाले की रोशनी से डरता है। संजय सिंह वो आदमी थे जो लगातार सदन में देश के प्रधानमंत्री के नीतियों के खिलाफ आंखों में आंख डाल के लगातार वो सवाल कर रहे थे। कोई भ्रष्टाचारी यदि होगा या 2 पैसे की वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो वो तो आराम से पैसे के लिए चैन से बैठेगा। सारी बातों ठीक है, आप बात तो ठीक कह रहे हैं संजीव जी, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा, नहीं होगा। प्रेम जी, आप बता दीजिए, कुछ परिवर्तन हो रहा है या माहौल कुछ ऐसा है कि परिवर्तन की उम्मीद लगाने में भी लोग निराश है? ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ इस मुकदमे की बात नहीं है, क्या कुछ हवा बदल रही है देश की, राज्यों की, पार्टियों की, या फिर ये सब वैसे ही है जैसे पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं? बड़ा परिवर्तन कहीं देखने को नहीं मिल रहा। मनोज जी, ये देश के लिए अच्छा है कि भ्रष्टाचार मुद्दा बन रहा है। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनना चाहिए और ये बात दूर तलक जानी चाहिए। भाई, ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि कर्नाटक में पहली बार भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव हारी है। आरएसएस ने लिखा ना,
और ये भी लिखा कि मोदी ब्रांड ही सब जगह नहीं चलेगा, और भी बातें लिखी, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार मुद्दा बने और बड़ा मुद्दा बने। ये इसको अगर आम आदमी पार्टी अग्नि परीक्षा के तौर पर भी ले सकती है, ले, जेल तो जा ही रहे, लड़ाई राजनीतिक, अगर उनको लगता है कि वो राजनीतिक रूप से हमला है तो राजनीतिक लड़ाई भी लड़े, कोई रोक नहीं सकता। तो राजनीतिक मुद्दा भी बने कि भाई असल में कौन भ्रष्ट है और कौन भ्रष्ट नहीं है। तो ये मुद्दा बनना देश के हित में है, आम जनता इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रही है और इससे राजनीति बदलेगी। हर प्रदेश में भ्रष्टाचार तो राजनीति तो बदलेगी, राजनीति बदलती है और बदलते बदलते ही इतना लंबा सफर हमने तय किया है। प्रेम जी, समय चूंकि नहीं बचा इसलिए आपको बीच में रोका और बड़ी अच्छी बात कही प्रेम जी ने, पॉजिटिवली लेना चाहिए। देखिए, बिना चैलेंजेस के कोई नहीं बढ़ता है। बतौर जनता हमें भी ये चैलेंज लेना चाहिए कि ये जो तमाम उलझने पैदा हो रही हैं मुद्दों के नाम पर और समझ में नहीं आता है कि कैसे चीज़ें मूव कर रही हैं, ये सब भी एक अच्छी दिशा में जा रही, जिसका इशारा प्रेम जी ने कहा कि भले आप मत मानो लेकिन धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी मुद्दा बनेगा ही। दोषी चाहे कोई हो, उसका फैसला हम आप नहीं करेंगे, अदालत करेगी। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।